नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर संतोष पांडे, असिस्टेंट प्रोफेसर हिंदी विभाग, फिरोज़ गांधी कॉलेज, रायबरेली। एग्ज़ाम स्पेशल वीडियो की जो हम सीरीज चला रहे हैं उसके अंतर्गत इस समय जो सीरीज चल रही है वह है को करिकुलर एक्टिविटीज़ के अंतर्गत आने वाले सब्जेक्ट योगा के संबंध में, यानी योग के संबंध में। योग के संबंध में मैं आपको 2 क्लास दे चुका हूँ। पहली क्लास थी योग अर्थ, परिभाषा एवं उद्देश्य। दूसरी क्लास थी योग उद्भव, विकास एवं इतिहास। और आज हम उस सीरीज के अंतर्गत तीसरी क्लास रिकॉर्ड कर रहे हैं और इसका टॉपिक है योग का महत्व। क्या महत्व है हमारे जीवन में योग का, इस संबंध में हम आज इस विषय पर आज हम आप लोग अपने बीच में चर्चा करेंगे, योग के महत्व के संबंध में। तो हम बात करते हैं योग के महत्व पर। पहले कुछ भूमिका बनाते हैं, प्रस्तावना पर बात करते हैं कि आखिर क्या है ये योग का महत्व के संबंध में। कुछ प्रस्तावना टाइप की बातें करेंगे, यानी हम भूमिका लिखेंगे या भूमिका बनाएंगे। देखिए, ऐसा है कि प्राचीन काल में ऐसा माना जाता था कि ये जो योग विद्या है या योग है, ये साधु सन्यासियों का काम है, यतियों ऋषियों मुनियों का काम है। ये आम आदमी से इसका कोई जुड़ाव लगाव नहीं है। ये तपस्वियों का काम है, साधकों का काम है कि वे तपस्वी और साधक जंगलों में जाएं और वहाँ योग साधना करें और ईश्वर को अपने याद करें। तो इसलिए प्राचीन काल में योग साधना को अत्यंत दुष्कर कार्य माना जाता था, बड़ा दुर्लभ माना जाता था कि ये जिसको प्राप्त हो जाए समझ लो बहुत बड़ी चीज़ हो गई। लेकिन आधुनिक काल में इसका प्रचार प्रसार बहुत तेज़ी से हुआ है। क्योंकि हम देख रहे हैं कि जो ये आधुनिक काल है इसमें चिंता, डिप्रेशन, कंपटीशन, टेंशन, तनाव, ये इतने ज़्यादा लोगों में भरते जा रहा है। लोगों के दिमाग में इतना ज़्यादा चिंता, इतना ज़्यादा कंपटीशन की चिंता, कैरियर की चिंता, भागम भाग, लाइफ में इतना संघर्ष, खान पान में इतनी अनियमितताएं। तो इन सब कारणों की वजह से केवल भारत में ही नहीं पूरी दुनिया में योग को लेकर के बहुत ज़्यादा जागरूकता फैली और योग पर बड़े बड़े विश्वविद्यालयों ने, बड़े बड़े रिसर्चर्स ने, बड़े बड़े प्रोफेसर्स ने इस पर तमाम प्रकार के रिसर्च भी किए। तमाम डॉक्टर्स भी आप देखते हैं कि सलाह देते हैं कि आप दवाएं करते रहिए, लेकिन योग और प्राणायाम के संबंध में अपनी कुछ बातें देखते रहिए आप। तो इस प्रकार से योग का महत्व तो दिन प्रतिदिन लगातार बढ़ता ही जा रहा है। अब हम यहाँ पर ये देखेंगे कि योग का महत्व किन किन क्षेत्रों में किस प्रकार से बढ़ रहा है या आज की डेट में वो महत्व किस प्रकार से बढ़ चुका है। ठीक, तो आप जानते हैं कि सबसे बड़ा क्षेत्र है योग का स्वास्थ्य, हेल्थ एंड वेलनेस के क्षेत्र में। अगर हम देखें कि स्वास्थ्य के क्षेत्र में योग का क्या महत्व है, तो आप जानते हैं कि स्वास्थ्य के क्षेत्र में योगाभ्यास पर तमाम प्रकार की रिसर्च हुई जिनसे बड़े सकारात्मक परिणाम आए और इन सकारात्मक परिणामों ने योग को स्वास्थ्य के क्षेत्र में बहुत अच्छे से प्रतिष्ठित कर दिया है। एक नई पहचान मिल गई है योग को स्वास्थ्य के क्षेत्र में। अच्छा, विश्व स्वास्थ्य संगठन भी इस बात को मान चुका है कि योग जो है वो रोगों के ऊपर कंट्रोल करने में एक अद्भुत क्षमता रखता है। खास करके अगर कोई मनोरोग है तो उस पर उसकी कंट्रोलिंग पावर बहुत ज़्यादा है। शरीर के जो रोग हैं, दैहिक रोगों पर भी उसकी कंट्रोलिंग है, लेकिन मनोरोगों पर योग का प्रभाव बहुत तेज़ी से पड़ता है। विश्व स्वास्थ्य संगठन ये भी मानता है कि योग जो है वो एक साइंटिफिक जीवन शैली है, एक सुव्यवस्थित वैज्ञानिक जीवन शैली है जिसका प्रयोग करके आप अनेक लाइलाज बीमारियों से बच सकते हैं। प्राणघातक रोगों से अगर अपने आप को बचाना है तो आप किस शरण में जाइए? स्वास्थ्य के क्षेत्र में आप जाइए, योग की शरण में। अच्छा, योगाभ्यास के अंतर्गत एक होता है खटकर्म। खटकर्म क्या है? खटकर्म एक प्रक्रिया है, एक विधि है, आगे चल के हम उसके बारे में डिटेल में बात करेंगे। खटकर्म से होता क्या है? शरीर के सारे विषैले पदार्थों को खटकर्म की प्रक्रिया आपके शरीर से निकाल देती है। आपने अपनी इस लाइफ स्टाइल में, जो इतनी गड़बड़ लाइफ स्टाइल है आज की,
इस लाइफस्टाइल में अपने खान पान, तनाव, चिंता के द्वारा जो तमाम प्रकार के विषैली चीज़ें आपके शरीर में जमा हो रही हैं, धीरे धीरे स्टोर हो रही हैं, खटकर्म क्या करता है, उन विषैले पदार्थों को बहुत आसानी से निकाल देता है। और अगर महत्व की बात करें तो योग से क्या होता है, बॉडी में लचीलापन आता है। योग और प्राणायाम से शरीर हल्का रहता है, आपका वेट नहीं बढ़ता है, आपकी नाड़ियों में जो रक्त संचार होता है वो बहुत प्रभावी होता है, सुचारू होता है, प्राणिक और दैहिक शक्ति इससे बढ़ती है, आपका नर्वस सिस्टम बहुत इससे मजबूत होता है। और एक ख़ास बात यह है कि योग और प्राणायाम करने से आपके शरीर में जो CO2 का है, CO2 का लेवल बहुत कम होता है। कार्बन डाइऑक्साइड को प्राणायाम और योग करने से वो पूरी तरह से शरीर के आपके बाहर निकल जाती है। तो इससे क्या होता है, इससे आपका स्वास्थ्य सुधरता है, आपके मन और चित्त पर बहुत सकारात्मक प्रभाव पड़ते हैं। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि स्वास्थ्य के क्षेत्र में योग का किस प्रकार से महत्व है। अब हम चलते हैं अपने दूसरे क्षेत्र में, और अब हम चलते हैं रोगोपचार के क्षेत्र में कि रोगों के उपचार में योग का क्या महत्व है। देखिए, ऐसा है, आज का जो युग है, ये युग आप जानते हैं जिसकी हम चर्चा कर चुके हैं कि बहुत आपाधापी का युग है। लग्जरी लाइफ जीने का आदी होता जा रहा है आदमी, विलासिता बढ़ती जा रही है, उसको मोटे और मुलायम गद्दे चाहिए सोने के लिए, AC चाहिए उसको ताकि उसको ठंडी हवा मिल सके, और तमाम तरह की ऐसी लग्जरी चीज़ें। तो जो सामान्य वातावरण है उसमें अपने आप को फिट नहीं बैठा पा रहा है। तो इन वजहों से हमारे अंदर विभिन्न प्रकार के रोग उत्पन्न हो रहे हैं, और इसी कारण से योगाभ्यास का बड़ा विशेष महत्व होते चला जा रहा है रोगों के उपचार के क्षेत्र में। रोगों की जो चिकित्सा है उसमें अगर योगदान की हम बात करें तो सबसे विशेष बात यह है कि जहाँ एक तरफ रोगों को एलोपैथी चिकित्सा में कई प्रकार के बैड इफ़ेक्ट्स आते हैं कि आप फला दवा खा लीजिए, इससे ये फला चीज़ तो ठीक हो जाएगी, लेकिन इससे कुछ साइड इफ़ेक्ट हैं, जैसे आपको गैस बन सकता है, आपको तनाव हो सकता है, आपको वोमिटिंग, नौसिया हो सकती है, आपका जी मचला सकता है। तो ये जो दुष्प्रभाव हैं, इन दुष्प्रभावों से योग आपको बचाता है। तो ये केवल अपने देश में ही नहीं, पूरी दुनिया इस चीज़ को मान चुकी है कि जो योग है वह दमा हो गया आपका, इसे अस्थमा कहते हैं, ठीक, आपका ब्लड प्रेशर हो गया, आपकी हार्ट डिजीज़ हो गई, आपके जॉइंट्स पेन हो गए, घुटनों में दर्द होता है। प्रायः आप देखते हैं कि आजकल तो बच्चों के घुटनों में भी बड़ा पेन होने लगा है, रात रात भर बेचैन रहते हैं, सोते नहीं हैं, ठीक है, आपका शुगर लेवल बढ़ जाता है, आपका मोटापा हो जाता है, वेट बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा है, तो इसकी वजह से आपका ब्लड प्रेशर और शुगर बढ़ता है, आपको चिंता है, आपको डिप्रेशन है। इतने प्रकार के जो रोग हैं, इन रोगों का कोई इलाज किसी दवा में नहीं है, और अगर दवा में है भी तो वो काम चलाऊं है। अगर इसको परमानेंटली आपको ठीक करना है, हमेशा हमेशा के लिए ठीक करना है इन रोगों को, तो आपको निश्चित रूप से योगा के इस शरण में जाना ही पड़ेगा। क्योंकि मैंने खुद अपनी आंखों से देखे हैं तमाम ऐसे मरीजों को जिन्होंने योग के द्वारा अपने रोगों पर बहुत अच्छी विजय प्राप्त पाई है। अब हम चलते हैं अगले सेक्शन में, और यह है खेल कूद का क्षेत्र। खेल कूद के क्षेत्र में योग का क्या महत्व है। तो देखिए, योगाभ्यास जो है वो खेल कूद के क्षेत्र में एक स्पेशल महत्व रखता है। क्या स्पेशल महत्व है? जो खिलाड़ी होता है उसके अंदर कुशलता होनी चाहिए। किसी भी क्षेत्र का खिलाड़ी हो, उसके अंदर उस खेल से संबंधित एक स्पेशल कुशलता होनी चाहिए, क्षमता होनी चाहिए, एलिजिबिलिटी होनी चाहिए। वो उसके अंदर एबिलिटी होनी चाहिए कि वो 100 रन मार सके, वो किसी गेंद को बाउंड्री के बाहर फेंक सके, वो वॉलीबॉल अच्छे से खेल सके, वो अच्छा धावक हो, वो फुटबॉलर हो। तो ये जो कुशलता, क्षमता और एबिलिटी है आपकी, इसको बढ़ाने के लिए बहुत बड़े लेवल पर खिलाड़ियों को योगाभ्यास करवाया जाता है। योगाभ्यास से इस प्रकार की शारीरिक और मानसिक क्षमता तो बढ़ती ही बढ़ती है, साथ ही खिलाड़ियों में अगर किसी प्रकार का तनाव है, कोई डिप्रेशन है, अवसाद है,
तो वो उनका लेवल काफ़ी कम होता है और खिलाड़ियों में एकाग्रता और उनकी बुद्धि का जो विकास है वो एक अलग लेवल पर चला जाता है। क्रिकेट के खिलाड़ियों का हम देख लेंगे तो आप बल्लेबाजी में आपकी एकाग्रता होनी चाहिए, शरीर में लचीलापन होना चाहिए, गेंद को किधर घुमाना है आपकी कलाइयों में वो पावर होनी चाहिए कि गेंद को घुमाना भी है और उस पर प्रेशर भी देना है कि वो बहुत दूर तक जाए और ज़्यादा रन हमें प्राप्त हों। तो ये सब करने के लिए क्रिकेट के क्षेत्र में ही नहीं, दुनिया के जितने भी खेल हैं उन सभी क्षेत्रों में, खेल के सभी क्षेत्रों में योग को बहुत ज़्यादा महत्व दिया जा रहा है और योगाभ्यास लगभग एक रूटीन में उसको लिया गया है कि हमारे खिलाड़ी योगाभ्यास करते रहें। ठीक, तो ये हो गया हमारा खेल कूद का क्षेत्र। अगर हम बात करें कि एजुकेशन के फील्ड में योग का क्या महत्व है, तो हम क्या कह सकते हैं, शिक्षा के क्षेत्र में योग का महत्व। आप जानते हैं कि अक्सर आप अखबारों में पढ़ते होंगे, समाचारों में सुनते होंगे, टेलीविज़न पर सुनते होंगे कि फला छात्र या छात्रा ने कमरे में खुदकुशी कर ली। तनाव इतना बढ़ गया था, पढ़ाई को लेकर के तनाव इतना बढ़ गया था कि उस छात्र ने खुदकुशी कर ली। तो बच्चों पर, विद्यार्थियों पर इस बढ़ते तनाव को कम करने के लिए अगर आप कोई दवा ले रहे हैं तो यह बहुत ही खतरनाक है, या तो इसका दुष्प्रभाव बहुत ज़्यादा है। तो योग क्या कहता है, योग ये सलाह देता है कि अगर आपके बच्चे के अंदर डिप्रेशन है, तनाव, अवसाद, कोई चिंता, बेचैनी है, तो आप किसकी शरण में जाइए, योग की शरण में जाइए, योगाभ्यास करवाइए, क्योंकि योगाभ्यास से बच्चों की फिजिकल स्ट्रेंथ तो बढ़ेगी ही, उनका मेंटल लेवल भी बहुत स्ट्रांग हो जाएगा। ठीक, इसीलिए स्कूलों में, महाविद्यालयों में फिजिकल एजुकेशन और योगा को एक सब्जेक्ट के रूप में लिया जा रहा है और फिरोज़ गांधी कॉलेज ने भी इसीलिए योगा को एक सब्जेक्ट के रूप में को करिकुलर एक्टिविटीज़ के अंतर्गत लिया है, ताकि आप इन तनावों से बहुत आसानी से बच सकें। ठीक, तो ये क्या करता है, विद्यार्थियों में बढ़ते हुए मेंटल टेंशन को, डिप्रेशन को ये काफ़ी कम करता है, विद्यार्थियों की एकाग्रता, उनकी मेमोरी पावर को बढ़ाता है और इस प्रकार से विद्यार्थी हमारा चाहे कंप्यूटर का हो, चाहे हमारा लिटरेचर का हो, चाहे साइकोलॉजी का हो, चाहे मैनेजमेंट का हो, वो बेहतरीन निर्णय क्षमता उसके अंदर विकसित होती है योग के द्वारा। शिक्षा के क्षेत्र में योग के अगर हम अन्य लेवल्स की बात करें तो ये छात्रों के नैतिक जीवन में बहुत सकारात्मक कार्य करती है। आज आप देख रहे हैं कि जो वर्तमान समाज है इसमें नैतिकता का ह्रास लगातार होता जा रहा है, नैतिकता का स्तर लगातार गिरता हुआ चला जा रहा है। तो इन नैतिक मूल्यों को पुनः स्थापित करने के लिए किसका सहारा लिया जा रहा है, योग का सहारा लिया जा रहा है। योग के द्वारा क्या होता है, विद्यार्थी एक दूसरे का सहयोग करने की उसमें भावना आती है, अपने अंदर वो डिसिप्लिन रखता है, अनुशासन में रहता है वो। तो इसलिए बच्चों के मानसिक विकास में नैतिक विकास भी होना बहुत आवश्यक है। यही कारण है कि भारत सरकार ने योग को लेकर के तमाम विद्यालयों और कॉलेजेस में और छोटे स्कूलों में भी इस विषय को एक सब्जेक्ट, इस योग को एक सब्जेक्ट के रूप में अनिवार्य कर दिया है, ताकि हम मोरल बने, हम नैतिक बने और हमारी नैतिकता का ग्राफ ऊंचा उठे। क्योंकि आज का विद्यार्थी नैतिकता के मामले में बहुत पिछड़ रहा है, तो वो पिछड़ने ना पाए। विद्यार्थी पिछड़ेगा तो देश पिछड़ेगा, तो विद्यार्थी ना पिछड़े और हमारा देश भी आगे बढ़ता रहे। तो ये शिक्षा के क्षेत्र में इस प्रकार के महत्व हो सकते हैं। अब हम आते हैं पारिवारिक महत्व, कि पारिवारिक महत्व क्या है योग का। देखिए ऐसा है, फिर वही हम वर्तमान समाज की बात करेंगे, आज के हम जीवन शैली की बात करेंगे। आज आप देख रहे हैं समाज में कि संयुक्त परिवार की जो परंपरा और प्रथा थी वो पूरी तरह से टूट गई है और बिखर गई है। एकल परिवार की प्रथा बहुत तेज़ी से चल रही है। अगर एक घर में 4 भाई हैं तो वो चारों अलग रहते हैं और अपने अपने परिवार के साथ रहते हैं, दूसरे के परिवार से उनका कोई लेना देना नहीं है, जबकि अपना वो सगा भाई है। तो एकल परिवार की प्रथा ने क्या कर रखा है, एकल परिवार की प्रथा ने तनाव, चिंता और अवसाद बहुत तेजी से बढ़ाया है। इसके साथ ही साथ असहिष्णुता बढ़ा दी है, असहनशीलता बढ़ा दी है,
क्रोध बढ़ा दिया है, संवेदनहीनता बढ़ती चली जा रही है, व्यक्ति स्वार्थी होता चला जा रहा है। और इस तरह से जो फैमिली का बेस होता है, वो फैमिली का बेस धीरे धीरे टूट रहा है, ख़त्म हो रहा है, उसके अंदर कमजोरी आती चली जा रही है। तो योगाभ्यास क्या करता है? योगाभ्यास इस प्रकार की दुष्प्रवृत्तियों को धीरे धीरे पूरी तरह से समाप्त कर देता है। तो इसलिए परिवार के क्षेत्र में आज के संदर्भ में अगर बात करें तो पारिवारिक क्षेत्र में जिस प्रकार का तनाव और टेंशन है परिवार के मुखिया को, उसका संबंध योग से बहुत ज़्यादा है। योग के द्वारा वो अपनी असहनशीलता, क्रोध, असहिष्णुता, अपनी नैतिकता, इन सबको वो अपने लेवल पर ला सकता है। ठीक, चलिए अब हम इसका बात करते हैं कि इसका सोशल इम्पोर्टेंस क्या है, सामाजिक महत्व इसका क्या हो सकता है। देखिए, आप जानते हैं इसमें किसी प्रकार का कोई संदेह नहीं है कि एक स्वस्थ नागरिक से ही स्वस्थ परिवार बनता है और स्वस्थ और संस्कारित परिवार से ही एक आइडियल सोसाइटी बनती है। और जब तक एक आइडियल सोसाइटी नहीं बनेगी, हमारे ना तो परिवार का कल्याण होगा, ना हमारे समाज का कल्याण होगा, ना हमारे प्रदेश, प्रांत और देश का कल्याण होगा, और हमारा राष्ट्र कभी उन्नति नहीं कर पाएगा। इसलिए समाज का उत्थान हो, समाज में विकास हो, समाज विकासशील हो, समाज में विकास होने की एक परंपरा पड़े, तो इसलिए योग के अभ्यास को समाज में हमें सीधे सीधे प्रत्येक सामाजिक व्यक्ति को इस बात की शिक्षा देनी चाहिए कि आप योग की शरण में अवश्य रहें। क्यों रहें, अवश्य रहें? क्योंकि आप जानते हैं कि समाज में लग्जरी लाइफ, भ्रष्टाचार, अविश्वास, आतंक, तमाम प्रकार के तनाव, हिंसा, ऐसी जो प्रवृत्तियां हैं वो समाज में बढ़ती चली जा रही हैं। तमाम वीडियोज़ वायरल होते हैं जिनमें छोटे छोटे बच्चे एक दूसरे की जान लेने पर उतारू हो जाते हैं। कई वीडियोज़ मैंने ऐसी देखी, वायरल हुई। स्कूलों में बच्चे कितनी मारपीट करते हैं। विश्वविद्यालय में मैं पढ़ा हूँ, मैं वहाँ देखता था, हॉस्टल में रहता था। लाल बहादुर शास्त्री छात्रावास लखनऊ विश्वविद्यालय में मैं रहा करीब 4 वर्ष। तो वहाँ मैंने देखा कि हमें लगता है कि शायद ही कोई, मुझे ऐसा दिन याद नहीं है इन 4 वर्षों में कि जिस दिन वहाँ पर भीषण मारपीट ना होती हो। विश्वविद्यालय के अंदर, हॉस्टल्स के अंदर कहीं अहंकार की लड़ाई है, तो कहीं पैसे के घमंड की, गर्व की लड़ाई है, तो कहीं अपना ईगो आहत हो गया है उसकी लड़ाई है, कहीं अपना वर्चस्व बढ़ाने की लड़ाई है। तो समाज में इस प्रकार की जो उथल पुथल मची हुई है, इसको रोकने के लिए हमारे मन को शांत होना पड़ेगा, हमारे चित्त को शांत रखना पड़ेगा, हमारे चित्त को सहनशील और सहिष्णु बनना पड़ेगा, हमारे चित्त में क्रोध नहीं हो, इस बात की हमें चिंता करनी पड़ेगी। तो ये सब कैसे होगा? ये सब सिर्फ और सिर्फ योगाभ्यास से ही संभव है। योग ही समाज को एक स्वस्थ नागरिक देगा और तभी हमारा समाज उच्च और आदर्श समाज बन सकेगा। ठीक, चलिए अब हम इसका देखेंगे कि इसका आर्थिक दृष्टि से क्या महत्व है, इसका हमारी इकोनॉमी पर क्या प्रभाव पड़ सकता है योग का। अब यहाँ पर हमारे मन में एक सवाल आ सकता है कि भाई ये इकोनॉमी को कैसे डेवलप कर सकता है योग? तो कर सकता है। बड़ी सूक्ष्मता से अगर आप इस पर निगाह डालें तो एक कहावत चलती है कि पहला सुख निरोगी काया, इसके बाद धन और माया। पहला सुख निरोगी काया, इसके बाद धन और माया। यानी इकोनॉमी कब है? जब हम स्वस्थ रहें। अब हम जब अगर स्वस्थ नहीं रहेंगे तो मैं क्या देखता हूँ, आए दिन हर परिवार में कोई न कोई बीमार है, 1000 रुपये डॉक्टर फीस लेता है, 1500 की दवा लिखता है, 2500, 3000, 4000 रुपये तो ऐसे खर्च हो जाते हैं कि आप विश्वास करिए कि चने चबेने की तरह 2500, 3000, 4000, 5000 रुपये खर्च हो जाते हैं। और आप ज़रा ज़्यादा बीमार हो गए तब फिर इसकी कोई लिमिट नहीं है, ये लाखों रुपए आपकी बीमारी में लग सकता है। तो क्या कर रही है बीमारी? आपको आर्थिक रूप से कमज़ोर कर रही है। अगर हम बीमार ना हों तो ये पैसा कहाँ जाएगा? ये पैसा मेरे पास स्टोर रहेगा, मेरे पास संचित रहेगा ये पैसा, तो हमारी इकोनॉमी क्या होगी? अपने आप मजबूत होगी।
अच्छा, आप और क्या देखते हैं? आप देखते हैं कि बड़े बड़े उद्योगपति, बड़े बड़े स्टार, बड़े बड़े लोग योग की शरण में जाते हैं। योग की शरण में जाने से तमाम प्रकार के ऐसे उनको लाभ मिलते हैं जो आपको दिखाई नहीं पड़ते हैं। हो सकता है आपको दिखाई ना पड़े, हो सकता है, क्योंकि कोई पैथोलॉजिकल डेवलपमेंट तो होता नहीं है कि योग करने गए आप 4 दिन में तो आपके 3 हाथ हो गए और 4 पैर हो गए, ऐसा नहीं। कोई भौतिक रूप से उसका इतनी जल्दी प्रभाव देखा नहीं जा सकता है योग का। योग का प्रभाव आत्म तत्व में दिखता है, अंतरात्मा में दिखता है, आपके चित्त में दिखता है, आपके मन में दिखता है। तो अपने चित्त को एकाग्र करने के लिए, अपने मन को एकाग्र करने के लिए, विषय वासनाओं से अपने आप को हटाने के लिए, लग्जरी लाइफ से थोड़ा दूर रहने के लिए आपको योग की आवश्यकता है। और तमाम प्रकार की ऐसी बीमारियां जिनमें आपका बहुत पैसा खर्च हो सकता है, आपकी इकोनॉमी डामाडोल हो सकती है, आपके घर की आर्थिक स्थिति जर्जर हो सकती है, उनसे बचने के लिए आप योग की शरण में बहुत आसानी से जा सकते हैं। ठीक, चलिए अब हम इसका अंतिम हेडिंग देखेंगे, आध्यात्मिक क्षेत्र में योग का क्या महत्व है। हमारा जो आध्यात्मिक क्षेत्र है उसमें योग क्या कर रहा है। देखिए, आप इतना तो अब समझ ही गए होंगे कि योग विद्या का जो मूल संबंध है वह आध्यात्मिक क्षेत्र से ही है। प्राचीन काल से ही योग विद्या का जो प्रयोग है वह आध्यात्मिक विकास के लिए किया जाता रहा है। योग का एकमात्र उद्देश्य ही है आत्मा और परमात्मा का मिलन। आत्मा और परमात्मा के बीच में जो एक बाउंड्री वाल बन गई है विषय वासनाओं की, योग इसको डिलीट करता है। योग इस बाउंड्री को गिरा देता है और आत्मा और परमात्मा का मिलन करवा देता है। ठीक, आत्मा और परमात्मा का एकाकार करवाना ही योग का मुख्य कार्य है। इसी बात को जान करके तमाम साधक क्या करते हैं, आप जानते हैं योग के अंतर्गत तमाम चीज़ें होती, यम, नियम, आसन, धारणा, प्राणायाम, प्रत्याहार, समाधि, इन सब चीज़ों को करने से जो साधक होता है वह अपनी विषय वासनाओं को अपने चित्त से दूर करता है और अपने प्रभु और परमात्मा के धीरे धीरे वो करीब होता जाता है। तो योग का मुख्य उद्देश्य तो आध्यात्मिक क्षेत्र में ही है। प्राचीन काल से लेकर के आज तक आध्यात्मिक क्षेत्र में इसका महत्व बना हुआ है। तो इस प्रकार से मैंने ये देखा कि योग का महत्व किन किन क्षेत्रों में प्रभावी है। हमने लगभग सभी क्षेत्रों की बात कर ली है। प्राचीन काल में सिर्फ ऐसा समझा जाता था कि यह योग कुछ स्पेशल लोगों के लिए है, लेकिन आज ऐसा नहीं है। योग का महत्व था, है और आगे भी रहेगा। तो इस प्रकार से मैं अपनी क्लास को यहाँ समाप्त करता हूँ। आज हमने योग के महत्व पर एक लंबी बातचीत की आपसे। उम्मीद करता हूँ कि क्लास आपको अच्छी लगेगी। तो चलिए, अगली वीडियो में आपसे बहुत जल्द हमारी मुलाकात होगी। आप पढ़ते लिखते रहिए, अपनी तैयारी करते रहिए, अपने कैरियर के प्रति संवेदनशील बने रहिए, बस चिंता, तनाव और अवसाद को लेकिन दूर करके। चलिए, अगली वीडियो में आपसे बहुत जल्द मुलाकात होगी। नमस्कार।